हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम बिजनेस स्टडी के मॉडल पेपर के कंप्लीट 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। साथ ही हम आपको इस फाइल की पीडीएफ भी प्रोवाइड करने वाले हैं, वो भी आंसर की के साथ। तो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक जरूर देखना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रबंध की सामाजिक उत्तरदायित्व की प्रकृति में लागू होता है। इन द नेचर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट अप्लाइज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लॉ ऑफ सेलर बिहेवियर। विक्रेता की सावधानी का नियम मैनेजमेंट की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है, प्रबंध उत्तरदायित्व का हस्तांतरण है। मैनेजमेंट इज अ डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज इट इन्वॉल्व्स मशीन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है, जॉर्ज आर टेरी के अनुसार प्रबंध के कार्य हैं। तो जॉर्ज आर टेरी के अनुसार मैनेजमेंट के टोटल 4 फंक्शन है। तो इसका आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, नीति निर्धारण कार्य है। पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज द फंक्शन ऑफ। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट का कार्य नीति निर्धारण करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उच्च स्तरीय प्रबंध का। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, वैज्ञानिक प्रबंध का जन्मदाता कौन थे? हु वाज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एफ.डब्ल्यू. टेलर। ये सारे क्वेश्चन मैंने अपनी चैप्टर वाइज की वीडियो में कवर किए थे। अब साइंटिफिक मैनेजमेंट को कब इंट्रोड्यूस किया गया था? तो साइंटिफिक मैनेजमेंट को 1913 में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1913। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, हेनरी फयोल के प्रबंध के सिद्धांत है। हेनरी फयोल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर। तो हेनरी फयोल के टोटल 14 प्रिंसिपल्स थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 14। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, एक कार्य के निष्पादन के लिए प्रबंध को सर्वोत्तम रास्ता ढूंढना चाहिए। वैज्ञानिक प्रबंध का कौन सा सिद्धांत इस पंक्ति की व्याख्या करता है? तो सर्वोत्तम रास्ता ढूंढना चाहिए, इसका मतलब इसमें व्यवहारिकता का मतलब परिचय दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि व्यवहारिक, यानी कि बिहेवियरल। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन सा प्रबंध के सिद्धांत का महत्व नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इंक्रीज इन इफिशियंसी। इसके अलावा इनिशिएटिव, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज और एडेप्टेशन टू चेंजिंग टेक्नोलॉजी वो प्रबंध के सिद्धांत का महत्व है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा कथन कार्य विभाजन के सिद्धांत का वर्णन करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क? तो डिवीजन ऑफ वर्क से हम किसी भी कार्य में स्पेशलाइजेशन हासिल कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसमें विशिष्टीकरण होता है। इट लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन टेलर के प्रबंध का सिद्धांत नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय टेलर? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फंक्शनल फॉर्मेनशिप। फंक्शनल फॉर्मेनशिप किसी भी साइंटिफिक मैनेजमेंट का कोई भी प्रिंसिपल नहीं, बल्कि ये उसकी एक टेक्निक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, किसी कार्य को करने के लिए प्रबंध को एक सर्वश्रेष्ठ मार्ग ढूंढना चाहिए। वैज्ञानिक प्रबंध की कौन सी तकनीकों को इस वाक्य में परिभाषित किया गया है? तो यहाँ पर एक बेस्ट वे, वन बेस्ट वे, यानी कि एक बेस्ट मेथड की बात की गई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पद्धति अध्ययन, दैट इज मेथड स्टडी। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन सा कथन मानसिक क्रांति का वर्णन करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब मेंटल रिवॉल्यूशन? तो मेंटल रिवॉल्यूशन इंप्लाइज कंप्लीट चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ वर्कर्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसमें रुझान में परिवर्तन नहीं था। इट इंप्लाइज चेंज ऑफ एटीट्यूड। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, सामाजिक वातावरण का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल एनवायरनमेंट? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि परिवार की संरचना। परिवार की संरचना एक सामाजिक वातावरण का उदाहरण है। जब अब क्वेश्चन नंबर 15 है, संगठन में पक्षपात नहीं होता है। देयर इज नो फेवरेटिज्म इन ऑर्गेनाइजेशन। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में किसी प्रकार का पक्षपात नहीं होता। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि औपचारिक संगठन। अब 16 नंबर क्वेश्चन है, किसी कर्मचारी को एक कार्य से हटाकर दूसरे कार्य पर लगाना कहलाता है स्थानांतरण। शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर इज कॉल्ड ट्रांसफर। क्वेश्चन नंबर 17 है, स्टाफिंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। तो स्टाफिंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। अब क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रशिक्षण एक प्रक्रिया है। तो ट्रेनिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कंटिन्यूअस, दैट इज सतत। 19 नंबर क्वेश्चन है, कर्मचारियों की भर्ती के मुख्य स्रोत कौन से हैं? व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2, इंटरनल रिसोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्सेज। क्वेश्चन नंबर 20 है, नियुक्तिकरण एक प्रक्रिया है। रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि धनात्मक। रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस। अब 21 नंबर क्वेश्चन है, नियुक्तिकरण है यानी कि स्टाफिंग इज। तो स्टाफिंग इज पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शन ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। अब 22 नंबर क्वेश्चन है, मानव संसाधन प्रबंधन में सम्मिलित है। तो ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट इंक्लूड रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, यानी कि उपरोक्त सभी।
अब 23 नंबर क्वेश्चन है, संदेश को संप्रेषण प्रतीकों में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे इनकोडिंग कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि इनकोडिंग। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द मैसेज इनटू कम्युनिकेशन सिंबल इज नोन एज इनकोडिंग। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस? तो डिकोडिंग, मैसेज और रिसीवर ये तीनों एलिमेंट है कम्युनिकेशन प्रोसेस के, जबकि ऑप्शन नंबर बी कम्युनिकेशन इसका मतलब एलिमेंट ये नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि संप्रेषण। 25 नंबर क्वेश्चन है, व्यवसाय में संचार की प्रभावपूर्ण प्रतीक होना आवश्यक क्यों है? वाई एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम इज एसेंशियल इन बिजनेस? फॉर गाइडेंस, फॉर इन्फॉर्मेशन एंड फॉर डायरेक्शन, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी। 26 नंबर क्वेश्चन है, निर्देशन को प्रबंध के किस स्तर पर आवश्यकता होती है? तो डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल, यानी कि इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑल द एबव। 27 नंबर क्वेश्चन है, निर्देशन संबंधित है, डायरेक्शन इज रिलेटेड टू? तो डायरेक्शन इज रिलेटेड टू ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त। अब क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रभावी संदेशवाहन में बाधाएं? तो भाषा, दूरियां एवं व्यक्तिगत भिन्नताएं ये सारे इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बैरियर हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त सभी। अब 29 नंबर क्वेश्चन है, पर्यवेक्षक कर्मचारियों का है? तो सुपरवाइजर इज वर्कर, फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सुधारात्मक कार्रवाई में कौन उपयुक्त नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सुटेबल इन इम्प्रूवमेंट प्रोसेस? तो इंडोसेंट्रिक सेंटर सुधारात्मक कार्रवाई के लिए उपयुक्त नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, बजटीय नियंत्रण के लिए तैयारी आवश्यक है? तो बजटरी कंट्रोल रिक्वायर एट द प्रिपरेशन ऑफ बजट, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बजट। 32 नंबर क्वेश्चन है, प्रबंध अंकेक्षण किसके निष्पादन पर निगरानी रखने की एक तकनीक है? मैनेजमेंट ऑडिट इज अ टेक्निक टू कीप अ चेक ऑन मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी कंपनी का प्रबंध। ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन है, एक संगठन का नियंत्रण करना कार्य है, कंट्रोलिंग इज बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लुकिंग, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड लुकिंग, आगे साथ ही साथ पीछे देखना। 34 नंबर क्वेश्चन है, एक प्रभावी नियंत्रक तंत्र सहायक होता है, एन इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम इज हेल्पफुल फॉर? तो एन इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम इज हेल्पफुल फॉर टू एकम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, बूस्ट एम्प्लॉइज मोरल एंड जज एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। अब 35 नंबर क्वेश्चन है, नियंत्रण संबंधित है, तो कंट्रोल इज रिलेटेड विथ रिजल्ट्स, यानी कि परिणाम, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 36 नंबर क्वेश्चन है, बजट अल्पकालीन और दीर्घकालीन आवश्यकता के लिए बनाए जाते हैं, तो फाइनेंशियल बजट आर प्रिपेयर्ड फॉर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म नीड्स, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दैट इज वित्तीय। 37 नंबर क्वेश्चन है, बजट प्रबंधकीय नीति का विवरण होता है, तो फाइनेंशियल बजट इज ए स्टेटमेंट ऑफ बजटरी पॉलिसी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि वित्तीय। अब 38 नंबर क्वेश्चन है, बजटरी नियंत्रण प्रबंध का भाग नहीं है, तो सब्सटीट्यूट बजटरी कंट्रोल इज नॉट अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 39 है, व्यावसायिक उपक्रम में नियंत्रण की आवश्यकता होती है, तो इन अ बिजनेस इंटरप्राइज कंट्रोलिंग इज नीडेड कंटिन्यूअसली, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि निरंतर। अब 40 नंबर क्वेश्चन है, नियंत्रण प्रबंध की कार्य है, तो कंट्रोलिंग इज अ कंपलसरी मैनेजरियल फंक्शन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अनिवार्य। 41 नंबर क्वेश्चन है, नियंत्रण क्रिया है, तो कंट्रोलिंग इज बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लुकिंग, मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बोथ ए एंड बी। अब 42 नंबर क्वेश्चन है, नियोजन एवं नियंत्रण प्रबंध के पहलू हैं, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर बोथ कंप्लीमेंट्री एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट, इसका आंसर हो जाएगा ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 44 है, प्रभावी नियंत्रण है, तो इफेक्टिव कंट्रोलिंग इज डायनेमिक, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर 45 नंबर क्वेश्चन है, पूंजी ढांचा निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है? वाई कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन इज इंपॉर्टेंट? तो इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट अफेक्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त ए व बी दोनों। फिर 46 नंबर क्वेश्चन है, कार्यशील पूंजी का निर्धारक है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल आर? तो ये सारे ऑप्शंस डिटर्मिनेंट्स यानी कि निर्धारक हैं कार्यशील पूंजी के, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। फिर 47 नंबर क्वेश्चन है, बोनस निर्णय के निर्धारक है, द डिटर्मिनेंट्स ऑफ बोनस डिसीजन आर? तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त सभी। फिर 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समता पर व्यापार का प्रकार है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बोथ ए एंड बी, ट्रेडिंग ऑन थिन इक्विटी एंड ट्रेडिंग ऑन थिक इक्विटी। नंबर 49 है, बैंक अधिविकर्ष की सुविधा उपलब्ध होती है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी सिर्फ करेंट अकाउंट में होती है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि करेंट अकाउंट, सिर्फ चालू खातों पर। फिर 50 नंबर क्वेश्चन है, स्थायी पूंजी की आवश्यकता अवधि होती है,
फिक्स्ड कैपिटल पीरियड नीडेड फॉर लॉन्ग पीरियड, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दीर्घकालीन अवधि के लिए। फिर 51 नंबर क्वेश्चन है, वित्तीय प्रबंधक निर्णय लेता है तो फाइनेंस, डिविडेंड और इन्वेस्टमेंट, ये तीनों डिसीजन फाइनेंशियल मैनेजर लेते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑल ऑफ द एबव। अगर आप इस फाइल की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक दे दिया है। फाइल का पासवर्ड है TRADECREDIT यानी कि ट्रेड क्रेडिट, सारे वर्ड शॉर्ट में है बिना किसी स्पेस के, ठीक है। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में आंसर करना है, ठीक है। 53 नंबर क्वेश्चन है, वित्तीय प्रबंध है तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज आर्ट एंड साइंस बोथ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कला और विज्ञान दोनों। अब 54 नंबर क्वेश्चन है कि परमानेंट नेचर के एसेट्स को हम लोग क्या कहते हैं, तो परमानेंट नेचर के एसेट्स को हम लोग स्थायी संपत्तियां कहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि फिक्स्ड एसेट्स। क्वेश्चन नंबर 55 में मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, यहाँ पर ऑप्शन ऑल ऑफ दिस का होना चाहिए था बट ऑप्शन नन ऑफ दिस का है, तो फिर क्वेश्चन नंबर 55 और क्वेश्चन नंबर 52 इन दोनों में मैं श्योर नहीं हूँ, इसलिए इन दोनों का आंसर आप लोग मतलब अगर आपको पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कर देना, ठीक है। दो क्वेश्चन मुझे डाउट था, क्वेश्चन नंबर 52 और 55। 55 में मुझे तो लग रहा है ऑप्शन ऑल ऑफ दिस का होना चाहिए था, ठीक है। 56 नंबर क्वेश्चन है, चालू संपत्ति का योग है तो द सम ऑफ करंट एसेट इज कॉल्ड ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कार्यशील पूंजी। अब 57 नंबर क्वेश्चन है, स्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है तो फिक्स्ड कैपिटल को हम लोग भूमि खरीदने के लिए यूज कर सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि भूमि खरीदने के लिए। निम्न में से कौन सुदृढ़ वित्तीय नियोजन की विशेषताएं हैं, तो सिंप्लिसिटी, लिक्विडिटी और इकोनॉमी, ये तीनों एक साउंड फाइनेंशियल प्लानिंग की विशेषताएं होती है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी। फिर 59 नंबर क्वेश्चन है, वित्तीय नियोजन की प्रक्रिया है तो डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव, डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसी और डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल प्रोसीजर, ये तीनों फाइनेंशियल प्लानिंग की प्रोसेस है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑल ऑफ द एबव। अब 60 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ कैपिटल गियरिंग इज, तो कैपिटल गियरिंग दो प्रकार के होते हैं, हाई गियरिंग और लो गियरिंग। 61 नंबर क्वेश्चन है, OTCEI वाज स्टार्टेड इन द लाइन ऑफ, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि NASDAQ। फिर 62 नंबर क्वेश्चन है, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑपरेशन ऑफ NSE इज कैरिड आउट बाई, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि NSCCL। 63 नंबर क्वेश्चन है, टू बी लिस्टेड इन ऑट के द मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर अ कंपनी इज, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 3 करोड़। फिर 64 नंबर क्वेश्चन है, राजकोष बिल मूलतः होते हैं तो इट इज एन इंस्ट्रूमेंट टू बोरो शॉर्ट टर्म फंड्स, यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अल्पकालिक फंड उधार के प्रपत्र। अब 65 नंबर क्वेश्चन है, न्यू शेयर आर इशूड इन द, तो न्यू शेयर को प्राइमरी मार्केट में इशू किया जाता है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रारंभिक। 66 नंबर क्वेश्चन है, सेबी का क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है तो दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, इन तीनों में दिल्ली सेबी का क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि इन तीनों जगह। अब 67 नंबर क्वेश्चन है, लीगली सेबी वाज इस्टेब्लिश्ड इन, तो सेबी को 1992 में इस्टेब्लिश किया गया था, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1992। नवीन निर्गमित अंशों में व्यवहार करता है तो न्यू इशूड शेयर डील्स इन प्राइमरी मार्केट, ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्राथमिक बाजार। फिर 69 नंबर क्वेश्चन है, पूंजी बाजार व्यवहार करता है तो कैपिटल मार्केट डील्स इन लॉन्ग टर्म फंड्स, ऑप्शन नंबर सी यानी कि दीर्घकालीन कोष। 70 नंबर क्वेश्चन है, वाणिज्यिक विपत्र लिखा जाता है तो कॉमर्शियल बिल आर रिटन बाई सेलर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि विक्रेता द्वारा। 71 नंबर क्वेश्चन है, स्कंध विपणि की हित की सुरक्षा करती है, यानी स्टॉक एक्सचेंज प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ, तो इट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, ऑप्शन नंबर ए यानी कि निवेशक। 72 नंबर क्वेश्चन है, तरलता का निर्माण करता है, क्रिएट्स लिक्विडिटी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सेकेंडरी मार्केट क्रिएट्स लिक्विडिटी। 73 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रा बाजार व्यवहार करता है तो मनी मार्केट्स डील्स इन शॉर्ट टर्म फंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अल्पकालीन कोष। 74 नंबर क्वेश्चन है, स्कंध विपणि देश की मापन यंत्र है तो स्टॉक एक्सचेंज इज द बैरोमीटर ऑफ कंट्री प्रॉस्पेरिटी यानी कि संपन्नता। फिर 75 नंबर क्वेश्चन है, पूंजी बाजार पर नियंत्रण रखता है तो सेबी पूंजी बाजार पर नियंत्रण रखता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सेबी। फिर स्कंध विपणि में प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय कर सकते हैं तो सिक्योरिटी कैन बी सोल्ड एंड परचेज्ड इन स्टॉक एक्सचेंज बाय द ओनली रजिस्टर्ड पर्सन, सिर्फ रजिस्टर्ड व्यक्ति ही इसे खरीद या बेच सकते हैं। फिर 77 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति व स्कंध मंडल का संक्षिप्त नाम है, शॉर्ट नेम ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज, तो सेबी ही सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का शॉर्ट नेम है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सेबी। 78 नंबर क्वेश्चन है, औद्योगिक विकास के लिए जरूरी है तो कैपिटल मार्केट इज नेसेसरी फॉर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर बी यानी कि पूंजी बाजार।
79 नंबर क्वेश्चन है विज्ञापन माना जाता है तो फिर एडवर्टाइजमेंट इज कंसिडर्ड एज इन्वेस्टमेंट, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि विनियोग। फिर 80 नंबर क्वेश्चन है सम्मानित उपभोक्ता तक व्यक्तिगत पहुंच स्थापित की जाती है तो थ्रू पर्सनल सेलिंग पर्सनल अप्रोच इज इस्टेब्लिश्ड विद पोटेंशियल कंज्यूमर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि वैयक्तिक विक्रय द्वारा। 81 नंबर क्वेश्चन है व्यवसाय के लिए विपणन है तो फॉर बिजनेस मार्केटिंग इज कंपलसरी, यानी कि मार्केटिंग अनिवार्य है, ऑप्शन नंबर ए। फिर 82 नंबर क्वेश्चन है विपणन मिश्रण में सम्मिलित नहीं होता है तो मार्केटिंग मिक्स डज नॉट इंक्लूड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपभोक्ता संरक्षण। 83 नंबर क्वेश्चन है सबसे अधिक व्यापक क्षेत्र है तो मैक्सिमम वाइड स्कोप इज ऑफ पैकेजिंग, यानी कि पैकेजिंग का सबसे ज़्यादा वाइड स्कोप है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर 84 नंबर क्वेश्चन है विज्ञापन का माध्यम है मीडिया ऑफ एडवर्टाइजिंग इज, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कैलेंडर एंड डायरी एक्सेट्रा। फिर 85 नंबर क्वेश्चन है विपणन अवधारणा का महत्व है इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि फॉर ऑल दिस थ्री, फॉर सोसाइटी फॉर प्रोड्यूसर एंड फॉर कंज्यूमर। 86 नंबर क्वेश्चन है अच्छे ब्रांड की विशेषताएं हैं तो शॉर्ट नेम मेमोरेबल और अट्रैक्टिव, ये तीनों एक अच्छे ब्रांड की विशेषताएं होती है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से सभी। फिर 87 नंबर क्वेश्चन है भौतिक वितरण में समावेशित नहीं होता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन डज नॉट इंक्लूड फाइनेंसिंग, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि वित्त व्यवस्था। फिर 88 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा उपभोक्ता उत्पाद नहीं है, तो कच्चा माल उपभोक्ता उत्पाद नहीं है, ये कंज्यूमर प्रोडक्ट नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि रॉ मटेरियल। 89 नंबर क्वेश्चन है विपणन का लाभ है द एडवांटेज ऑफ मार्केटिंग इज, तो मार्केटिंग का एडवांटेज सभी को मिलता है, कंज्यूमर्स को भी, मैन्युफैक्चरर्स को भी और बिजनेस मैन को भी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि टू ऑल। फिर 90 नंबर क्वेश्चन है लेबलिंग इज, तो लेबलिंग इज नेसेसरी यानी कि ये आवश्यक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। फिर 91 नंबर क्वेश्चन है विपणन पर व्यय किया गया धन है तो मनी स्पेंट ऑफ मार्केटिंग इज एन इन्वेस्टमेंट, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि विनियोजन। फिर 92 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन विक्रय संवर्धन उपकरण नहीं है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सेल प्रमोशन टूल, तो वारंटी सेल प्रमोशन टूल नहीं है जबकि सैंपल कूपन और प्राइज इम्पैक्ट ये तीनों सेल प्रमोशन टूल है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि वारंटी। फिर 93 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन पैकेजिंग का कार्य है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शन ऑफ पैकेजिंग, तो प्रोटेक्शन कन्वीनियंस एंड आइडेंटिफिकेशन ये तीनों पैकेजिंग के फंक्शंस होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑल ऑफ द एबव। फिर 94 नंबर क्वेश्चन है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्त से आशय है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि द पर्सन हु परचेज द गुड्स एंड नॉट रीसेल देम दे यूज देम, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि माल क्रय करके पुनर्विक्रय ना करने वाला व्यक्ति बल्कि उसका उपभोग करने वाला। फिर 95 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय आयोग के सदस्य की अधिकतम आयु हो सकती है, तो द मैक्सिमम एज ऑफ मेंबर ऑफ नेशनल कमीशन में भी 70 ईयर्स, ठीक है। 96 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन गैर सरकारी संगठन नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एनजीओ, तो मुंबई कंज्यूमर पंचायत एक एनजीओ नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 97 नंबर क्वेश्चन है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता न्यायालय से आशय है, तो उपभोक्ता न्यायालय से आशय डिस्ट्रिक्ट फॉर्म स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन से, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी। फिर 98 नंबर क्वेश्चन है भारत में कार्यरत गैर सरकारी संगठन है, तो वॉइस और कॉमन काउच ये दोनों भारत में कार्यरत गैर सरकारी संगठन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बोथ ए एंड बी। 99 नंबर क्वेश्चन है भारत में उपभोक्ता का उत्तरदायित्व है, तो ये सारे ऑप्शंस हमारे उत्तरदायित्व है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपकी भी, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से सभी। फिर क्वेश्चन नंबर 100 है राज्य आयोग विवादों को निपटारा कर सकता है, स्टेट कमीशन कैन सेटल डिस्प्यूट अप टू 10 करोड़, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 10 करोड़ तक। तो आज के इस वीडियो में हमने बिजनेस स्टडी के कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, जिनमें से 2 क्वेश्चन का आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में आंसर करना है, क्वेश्चन नंबर 52 और क्वेश्चन नंबर 55। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।